मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार चल रही हमारी शानदार एक श्रृंखला में यह आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको जो मैंने वादा किया है कि दोस्तों जो परियोजनाएं हैं और साथ ही साथ आपके नदी के किनारे बसे नगर हैं, उनको या तो हम पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों, जो आपके लिए बहुत विशेषकर है। देखिए, वो रटंत विद्या है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है। जैसे आपको हम बताना चाहेंगे कि परियोजनाएं हैं, परियोजनाओं में जैसे आपकी कौन कौन परियोजनाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, एक परियोजना होता है एक बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे बने बड़े 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 क्या है दोस्तों, बांध बनाए गए हो किसी एक उद्देश्य के लिए, जैसे बिजली उत्पादन के लिए बनाए गए, तो सिर्फ बिजली उत्पादन करते तो एक परियोजना हो गई। लेकिन जब कई उद्देश्यों को ध्यान में रख के कि पानी का जल भी पीने के योग्य बनाएंगे, साथ ही साथ सिंचाई के लिए भी बढ़ाएंगे, ठीक है, नदी के कटाव को रोकेंगे, नहीं जो नदी काटती है उसके कटाव को रोकेंगे, ठीक है, अपरदन नहीं करने देंगे, या फिर साथ ही साथ जल विद्युत भी करेंगे, तो ये होता है आपका बहुउद्देशीय परियोजना। इसको क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में जैसे आपकी कौन कौन महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना है, हीराकुंड बांध परियोजना है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, अलमाटी है, ठीक है ना दोस्तों, अलमाटी है। साथ ही साथ आप कहनी नागा अर्जुन वाली है, याद रखने वाली बात है। रिहंद बांध परियोजना है दोस्तों। फिर आप किन्हीं यहाँ पर चंबल नदी में जैसे बांध परियोजनाएं बनाई गई हैं छोटी छोटी, तो इनके बारे में जानना चाहिए। दुल्हस्ती है, बाड़ा सागर है, ठीक है ना दोस्तों, आप कहनी। तो इस तरह बहुत सारी परियोजनाएं जो आपके संबंध में आती हैं। नर्मदा में जैसे कि नर्मदा घाटी बांध परियोजना बनाई गई है, तो नर्मदा में सरदार सरोवर बांध है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पोंग परियोजना है आपकी, उकाई है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आपके कई ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट्स पढ़ते हैं। इसी तरह नदियों के किनारे बसे नगरों में अगर हम बात करें तो दोस्तों, जैसे कि गंगा नदी के किनारे कौन सा है, यमुना नदी के किनारे कौन सा है, ठीक है ना दोस्तों, क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा स्थल है, तो जैसे उज्जैन है, ये जानना चाहिए आपका। चंबल से संबंधित इटावा, आपका कोटा राजस्थान का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर इसी तरह आपके नदी परियोजनाओं, मतलब नदी के किनारे बसे नगर से प्रश्न पूछ लेता है, जो बहुत विशेष कर नहीं है। छोटे मोटे प्रश्न यहाँ से बनते हैं कभी कभी, लेकिन इस लेवल पर बहुत कम बनेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको पीडीएफ जब मिलेगा तो आप पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की जलवायु के बारे में। दोस्तों, आखिर जलवायु क्या होती है, याद रखिएगा। जलवायु जो है एक मौसम शब्द आपको पता होना चाहिए। जो मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द है, मौसमी से लिया गया है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ से भी समझिए कि ठीक है, जो अल मसूदी साहब थे, अरब कंट्री देश के नहीं, उन्होंने इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी पहले उपलब्ध कराने वाले प्रथम वैज्ञानिकों में से एक हैं। जलवायु वैज्ञानिक हैं, भूगोलवेत्ता के तहत आते थे। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर बातें नहीं ख़त्म करनी है। बातें कहाँ ख़त्म करनी है? बातें आपको आगे चल कर के ख़त्म करनी कि आखिर जलवायु परिवर्तन जो आपका होता है ये किस कारण होता है। तो जलवायु से ही ऋतु परिवर्तन आता है। तो ऋतु परिवर्तन आखिर क्या क्या कारण है ऋतु परिवर्तन होने के? तो मेन दो कारण है ऋतु परिवर्तन होने के, दो कारण है। एक प्रथम कारण क्या है दोस्तों, आपका पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, और दूसरा है, याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा करना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण और ऋतु परिवर्तन के कारण यह होता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, अपने आप में नोट करने वाली हैं, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आइए अब हम लोग एक एक बातों को समझते हुए, पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के परिवर्तन होता है क्या? ऋतु परिवर्तन। याद रखिएगा, पृथ्वी जब क्या करती है, अपने अक्ष पर
क्या करती है दोस्तों, झुकाव होता है इसका पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण भी होता है, झुकाव के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। ठीक है, और यह जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसकी वजह से होता है। जैसे क्या होता है दोस्तों, जैसे यह हमारी पृथ्वी है, यह क्या है, यह हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर क्या होता है दोस्तों, अलग अलग समय पर अलग अलग क्या करता है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। याद रखिएगा, अलग अलग समय पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो जहाँ पर सूर्य की ऊष्मा पड़ेगी वहाँ का टेम्परेचर हाई होगा और वहीं पर ग्रीष्म ऋतु बनेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो भारत के सापेक्ष में देखा जाए तो 21 जून को सूर्य क्या होता है दोस्त, कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है, माहौल उष्ण वाला होता है दोस्तों, ये जान लीजिए। 23 सितंबर को सूर्य यहाँ होता है 23 सितंबर को सूर्य यहाँ होता है, इसलिए इस वाले क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, उष्ण का क्षेत्र बनता है। ठीक है, 22 दिसंबर, यहाँ 23 सितंबर जरूर लिख लीजिएगा, 23 सितंबर, ठीक है ना दोस्तों। 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पर, 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पर। तो 22 दिसंबर को सूर्य जब यहाँ होगा तो ये पूरा क्षेत्र क्या होगा दोस्तों, आपका टेम्परेचर से हाई होगा। ठीक है, टेम्परेचर मतलब हाई होगा। फिर 21 मार्च को सूर्य अर्थात फिर यहाँ पर आता है, तो 21 मार्च को फिर इस क्षेत्र में आप कहानी क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर हाई होता है। तो दोस्तों ये कारण बनते हैं आप कहनी, ये जानना चाहिए आपको। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे यहाँ ऋतुएं होती हैं वो 4 ऋतु हैं। ठीक है, ऋतु कितनी है, ऋतु 4 हैं, ऋतु कितनी है, 4 हैं। और इन 4 ऋतुओं में कौन कौन सी ऋतु है दोस्तों, आपकी ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है। फिर आपकी कौन सी ऋतु है दोस्तों, वर्षा ऋतु है। फिर आपकी शरद ऋतु है और फिर आपकी शीत ऋतु है। ये 4 ऋतुएं होती हैं दोस्तों, तो इनको आप समझ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ से यहाँ तक का है ये शीत ऋतु का समय है। कैसा ऋतु समय है, शीत ऋतु का होता है, ये बातें आप जानते हैं। तो इस तरह आपका ये पूरा टाइम आता है। ये वाला टाइम आपका शरद ऋतु का है। कौन सा ऋतु का है, शरद ऋतु का है। ये वाला टाइम आपका पूरा है ग्रीष्म ऋतु में आता है, ग्रीष्म ऋतु में आएगा। ये वाला टाइम आप कहानी जो आएगा दोस्तों, ये वर्षा ऋतु में आएगा। ठीक है, वर्षा ऋतु में आएगा। तो इस तरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु। तो आपको अब सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि भाई जून से सितंबर वाले में वर्षा होता है, सितंबर से दिसंबर वाले में शरद ऋतु होता है, और दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच में जो पूरा पार्ट पड़ता है इसमें शीत वाला रहता है, और मार्च से लेकर के जून तक के बीच में ग्रीष्म ऋतु का पार्ट होता है। बातें अब समझ में आ गई होंगी, तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, यही कारण है। अब देखिए सूर्य का प्रकाश है ये पड़ रहा है। ठीक है, अलग अलग समय पे सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, अलग अलग में पड़ रहा है, तो यही कारण है। अब देख लेते हैं दोस्तों, भारत की जलवायु को, भारत की जो जलवायु है उसको 4 ऋतुओं में बांटा गया है, सेशन में बांटा गया है। यहाँ पे कौन कौन सी ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु है। आपका जो समय दिया है वह 15 मार्च से 15 जून के बीच का जो टाइम आप पीरियड होता है उसको ग्रीष्म ऋतु की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, ग्रीष्म ऋतु की संज्ञा दी जाती है। जो दोस्तों आपका वर्षा ऋतु है वो 15 जून से 15 सितंबर के बीच का समय होता है, 15 जून से 15 सितंबर के बीच का समय होता है। जो शरद ऋतु होती है वो 15 सितंबर से
दिसंबर का समय होता है, जबकि शीत ऋतु आप कहानी याद रखिएगा 15 दिसंबर से 15 मार्च का समय होता है। ठीक है, तो इस तरह आपने देख लिया एक पूरा वर्ष भर कहानी डाटा एक फिट हो गया, किस डेट से किस डेट है। अब देखिए मार्च के बाद कौन महीना आता है, अप्रैल मई जून, मतलब ये तीन माह की अवधि है। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, तो यहाँ से भी देख लीजिएगा। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर दिसंबर के बाद क्या है, जनवरी फरवरी मार्च। तो इस तरह अगर आप देख करके चलेंगे तो आपको ये पूरा डाटा अच्छे से याद हो जाएगा, समझ करके पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, अब बड़े बच्चे हैं आप लोग, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि जी हाँ दोस्तों मैं समझा पाऊँ इसको, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान भी देना है। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में क्या कहता है। 21 मार्च के बाद से सूर्य की किरणें विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर स्थापित होने लगती हैं। 21 मार्च के बाद जो है दोस्तों सूर्य की किरणें क्या होती है, एक मिनट बेटा सॉरी, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में खास करके अपने भारत में, ठीक है, भारत में दिन की अवधि और तापमान दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तापमान और दोनों बढ़ जाते हैं। अच्छा, जैसे आपका हमारा भारत है, ठीक है, आपका या हमारा भारत है, तो दोस्तों जो हमारे भारत की दृष्टि से अगर बात की जाती है तो भाई जहाँ पर प्रकाश ज़्यादा बनेगा, जहाँ पर प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा वहाँ दिन, जहाँ पर प्रकाश कम पड़ेगा वहाँ रात। तो जो आपके गर्मी के दिन में होता है वहाँ पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश कहने का मतलब कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए दिन की अवधि क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए दिन की अवधि क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अगर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा तो भाई जाहिर सी बात है, याद रखिएगा नहीं दोस्तों, कम होगा। अच्छा, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी, जैसे कि पूछा जा सकता है कि भाई सूर्य के प्रकाश में प्रसार किस कारण आता है। जो सूर्य के प्रकाश में प्रसार आता है दोस्तों वह धूल और कण के कारण आता है। याद रखिएगा, धूल और कण के कारण यह आता है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, धूल कण के कारण। जैसे जैसे इस सूर्य का प्रकाश धूल कण में पड़ता है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है, जैसे क्या है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि भाई आप जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। आप जा रहे हैं, एक पर्वत बीच में पड़ गया। अब पर्वत के तो आप ऐसे भाई ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे इतना जल्दी, तो आप बाजू से ऐसे निकल जाते हैं ना। तो उसी तरह प्रकाश भी होता है। जैसे जल है, जल जैसे बह रहा है, ध्यान समझते जाइए। मान लीजिए कोई नदी का जल ऐसे आ रहा है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिला पड़ गई, तो क्या ये थोड़ी इसके ऊपर से चढ़कर आएगा, ये बाजू से ऐसा अपना मार्ग बदल लेगा भाई जिधर भी। तो कहने का मतलब उसी तरह प्रकाश होता है। जब धूल कण होते हैं तो धूल कण का जैसे ही प्रकाश उसमें पड़ता है तो आपका क्या होता है, वह इधर उधर बदल जाता है। ठीक है, मतलब फैल जाता है, याद रखिएगा, इसी के कारण है। अच्छा, प्रकाश से ज़्यादा तेज कहाँ से प्रकाश तेजी से लौटता है, तो प्रकाश जो तेजी से लौटता है बर्फ की शिलाओं से लौटता है। याद रखिएगा, क्योंकि सफ़ेद जाहिर सी बात है प्रकाश को कम अवशोषित करता है। तो अपने आप में साइंस की दिशा से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, आने की भी संभावना कई बार बन जाती है, तो यहाँ से भी देख लीजिएगा। तो इस तरह आप कहानी बहुत ज़्यादा है समझने के लिए। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जब प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा तो गर्म क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर एक लू बहती है मई और, ठीक है ना दोस्तों, जून के आसपास, मार्च के बाद अप्रैल मई के आसपास, मेन है अप्रैल मई। ठीक है, अप्रैल और मई महीने काफ़ी तेज़ी से क्या होता है, मार्च अप्रैल मई,
तो अप्रैल, मई और कुछ जून का पार्ट होता है, लेकिन जाता नहीं, थोड़ा बहुत जाता है। इस समय यहाँ पर एक स्थानीय पवन प्रवाहित होती है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, लू कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और ये काफ़ी उष्ण अर्थात पवन होती है। जैसे ही हमारे कानों में लगती है ना दोस्तों, या बॉडी पर, तो एकदम बॉडी को हीट कर देती। कभी कभी तो दोस्तों क्या है, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है लू लगने पर, ठीक है। तो ये जानना चाहिए यहाँ से, जिससे तापमान में तीव्रता वृद्धि होती है। और इसी कारण राजस्थान के जैसलमेर में भारत का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड होता है। भारत का अत्यधिक तापमान कहाँ रिकॉर्ड होता है, याद रखना, राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। जबकि विश्व में सबसे अधिक तापमान अफ्रीका, ठीक है, विश्व में सबसे अधिक तापमान कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप के लीबिया देश के अल्जीजिया नामक स्थान पर होता है। तो ये पुराना डाटा था दोस्तों जो हमने दे दिया है। अभी आपको नहीं पता होना चाहिए कि मृत घाटी जो है, ठीक है, मृत घाटी यूएसए, अभी अभी नया डाटा आया है कि भाई वहाँ पर सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मतलब उष्णता ज़्यादा पाई गई है, तापमान ज़्यादा पाया गया है मृत घाटी में नहीं, ठीक है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे गहरे बिंदु स्थलों में से एक मृत घाटी है आपका, वहाँ पर रिकॉर्डन तापमान दर्ज किया गया है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लिए होंगे आप लोग। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल एवं असम तीव्र आर्द्र हवाएं लगती हैं, ठीक है ना दोस्तों। पश्चिम बंगाल एवं असम में तीव्र जो हवाएं हैं वह बहने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन्हें कई नामों से क्या है दोस्तों, अलग अलग स्थानों में जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो बेटा, जहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दें तो समझना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आएगा जरूर, चाहे पीसीएस लेवल में आए, चाहे आईएएस लेवल में आए, चाहे आपके लेवल में आए। देखिए, आपका लेवल कोई छोटा लेवल नहीं है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन इसको हमको जानना चाहिए। इसे हमें जानना चाहिए कि हमें हर लेवल की तैयारी को मजबूती देना चाहिए। अगर हम यूपीएसआई दे रहे हैं तो इसको अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपके प्रश्न बनेंगे तो निश्चित बनेंगे, ठीक है, चाहे जहाँ बनेंगे तो देखने को मिल जाएगा आपको नहीं, ठीक है। तो पूर्वी भारत में इसको नार्वेस्टर कहते हैं, बंगाल में इसे काल वैसाखी कहते हैं, कर्नाटक में चेरी ब्लास्म या फिर काफ़ी वर्षा कहा जाता है। दोस्तों, ये कहने का मतलब ये होता है, जब यह पवन जब आती है मतलब, तो वहाँ पर जो काफ़ी की खेती होती है, जिसको कहवा की खेती कहते हैं, किसको, कहवा की खेती करते हैं, वह कहवा को क्या कर देती है, जल्द से जल्द पका देती है। और आपको पता होना चाहिए, जो कॉफ़ी है वो बीज से प्राप्त होती है ना, तो जैसे ये पक गया वैसे ही बीज निकल आएगी। जाहिर सी बात है भाई, कच्चे में बीज का क्या महत्व, पके में बीज का महत्व है ना। जैसे आप कहीं देखे होंगे, जैसे कटहल है, पक जाता है तो उस बीज का महत्व बन जाता है, ठीक है ना दोस्तों। फिर आपका आम है, आम जब पक जाता है तो उस बीज का महत्व बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपके सभी फल होते हैं, जब पकेगा तो अर्थात अपनी पूर्ण रूप में आएगा। तो ये जानना चाहिए। केरल में आम्र वर्षा होती है, ठीक, केरल में क्या होती है, आम्र वर्षा होती है, केरल है, ठीक है ना दोस्तों। कुछ पश्चिम बंगाल का पार्ट है, कुछ आप कहानी क्या होता है दोस्तों, बिहार वाला पार्ट है यहाँ पर भी। तो जैसे ये आम्र वर्षा क्या होती है दोस्तों, जब ये तेजी से बहती है तो ये आम के फल के लिए लाभदायक, मतलब आम के लिए लाभदायक होती है, याद रखिएगा, आम के लिए लाभदायक होती है, ठीक है, लाभदायक मानी जाती है, याद रखिएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आम की खेती के लिए लाभदायक मानी गई है। क्यों, क्योंकि आम को पका देगी जल्दी से, और जितना जल्दी पक जाएगा आम उतना अच्छी बात है। आगे देखिए, इस ऋतु में भारत के तटीय क्षेत्रों में दिन में समुद्र समीर, जबकि रात्रि में स्थल समीर प्रवाहित होता है। तो दोस्तों, हमने आपको स्थल समीर और सागर समीर पढ़ाए थे, अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा समझने का भाई देखिए प्रयास करिए, नहीं समझेंगे तो फिर गड़बड़ा जाता है, कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है।
देखिए जैसे क्या होता है, आपको दो चीजें मेरी बातें याद रखनी पड़ेगी। एक क्या होता है, स्थल जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंड होता है, और जो जल होता है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंड होता है। बस इतना समझ लीजिए, मान लीजिए कहानी बन गई। ठीक है। दिन के समय में क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दिन में। ठीक है, दिन में क्या होगा, दिन में यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर कम होगा, और यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर हाई होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, विपरीत होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो इस तरह आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, इस तरह आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा। ठीक है, इस तरह आपने देखा, तो जाहिर सी बात है अधिक दाब से कम दाब की ओर पवनें चलेंगी। जाहिर सी बात है, तो ये तो आपको हमने बताया ही था कि अधिक दाब से कम दाब की ओर चलेंगी या कम तापमान से अधिक तापमान की ओर चलेंगी। अब देखिए जो पवनें हैं वो कहाँ से जा रहे हैं, सागर से स्थल की ओर जा रहे हैं ना। सागर से स्थल की ओर से जा रहे हैं, तो सागर से स्थल की, इसलिए सागर समीर, इसीलिए क्या सागर समीर है। बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए दोस्तों रात्रि में क्या होता है, रात्रि में इसका उल्टा हो जाता है। रात्रि में स्थल आपको क्या होता है, तुरंत ठंड पड़ जाता है, और ठंड पड़ेगा तापमान कम और प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जैसे गर्मी के दिनों में रात्रि में लोग बाहर निकल कर सोते, गांव में अगर आप देखे होंगे। क्यों, क्योंकि अंदर उमस ज़्यादा होती है। अंदर क्या होती है, उमस ज़्यादा होती है। बाहर का स्थल तुरंत ठंड पड़ जाता है रात्रि में, आपने देखा होगा। लेकिन जब आप रात्रि में नहीं, क्या होगा दोस्तों, सागर या समुद्र के किनारे पहुंचेंगे ना, तो आप देखेंगे क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप जाएंगे क्या होगा कि वहाँ पर मतलब गर्मी फीलिंग होगी। जब आप सागर के पास जाएंगे रात्रि में तो गर्मी फीलिंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रात्रि के समय में टेम्परेचर इसका हाई होता है और जो प्रेशर होता है वो लो होता है। ठीक है, प्रेशर जो होता है लो होता है। तो इसी तरह टेम्परेचर हाई प्रेशर लो होता है रात्रि के समय में। तो जब रात्रि के समय में टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो होगा तो फिर रात्रि के समय में पवनें ऐसे चलने लगेंगी भाई, विपरीत दिशा, मतलब उलट जाएंगी। तो इसीलिए स्थल से सागर की ओर चल रही हैं, इसीलिए इसको क्या है, स्थल समीर के नाम से जाना जाता है। जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है, जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता हो गया होगा। समझदारी से इसको समझ सकते थे और बढ़िया से समझ लीजिएगा, आगे काम देगा। ठीक है, चलिए चलें आगे, बोलो बेटा। चलिए देखिए, वर्षा ऋतु सबसे महत्वपूर्ण पार्ट से यही है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नहीं, ये अपने आप में बहुत शानदार हमारा लेसन है। अगर इसको हम लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो नो डाउट हमें बहुत अच्छा रहता है, कई चीज़ें हमको समझ में आ जाती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है वर्षा ऋतु में, 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर स्थापित होती हैं। ध्यान समझते जाइएगा, 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर स्थापित होती हैं। इस दिन भारत में, ठीक है, सबसे बड़ा दिन था। ठीक है, सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। इस दिन भारत में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, भारत ही नहीं बल्कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इसे क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति भी कहते हैं। मई तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, मई तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों जैसे तिब्बत है, उत्तरी पूर्व सीमांत के राज्य हैं, तथा म्यांमार में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। ठीक है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है और इसी को ITCZ कहते हैं। ठीक है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन बोलते हैं दोस्तों, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, इसी के कारण हिंद महासागर में, ठीक है,
हिंद महासागर में विकसित आर्द्रता युक्त मानसूनी पवनें भारत की ओर आकर्षित होती हैं। ठीक है, भारत की ओर आकर्षित होती हैं, जो 1 जून से 7 जून के मध्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, केरल के तटों पर पहुंचती हैं। सबसे पहले अगर भारत में कहीं पर आगमन होता है किसका दोस्तों, जलवायु मतलब आपके ऋतु का या फिर कहा जाए जलवायु का, तो जलवायु का सबसे पहले आगमन भारत में, ठीक है, एक तरह से मानसून भी कह सकते हो ना, मानसून कहेंगे तो ज़्यादा, मानसून अगर सबसे पहले कहीं पर पहुंचता है तो वह भारत में केरल के तट पर पहुंचता है। कहाँ पर, भारत में केरल के तट पर पहुंचता है। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, और फिर धीरे धीरे भारत में 15 जुलाई तक, ठीक है, हर जगह पहुंचती है, जिन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम बताते हैं। भारत में 92% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इसकी सक्रियता जून से, नोट कर लीजिएगा, इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक होती है। कितना, जून से सितंबर तक होती है। चलिए दोस्तों, आइए मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा मैप बना लीजिएगा। ये देखिए, जैसे ये अपना इंडिया है, बस बेटा इतने बनाइएगा, थोड़ा सा इसको समझना है। कभी कभी मैप मेरे हाथों से अच्छा बन जाता है, और ये सब आपका स्नेह प्यार है, नहीं मेरे भला इतना कहाँ हिम्मत। ठीक, ये इंडिया का मैप है, बहुत सुंदर मैप बन चुका है दोस्त। इसको गर्व करता हूँ मैं भी बनाने के लिए। ये आपके सामने बना रहा हूँ तभी बन गया है, नहीं बनता कहाँ है जल्दी से। चलिए, अब हमको कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा। देखिए, अगर ये सारी चीज़ें आप समझ जाते हैं ना, तो समझिए फिर मज़ा ही मज़ा है, बाकी नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए भाई क्या है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। हाँ, ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से समझते जाइएगा, अगर ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। एक चीज़ तो पहले यहाँ से समझिए कि जैसे यह पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी पर ये है विषुवत रेखा, पृथ्वी पर क्या है, ये विषुवत रेखा है। और फेरल के नियमानुसार, फेरल के नियमानुसार क्या कहता है फेरल नियम दोस्तों, याद रखिएगा,
कहता क्या है कि जब कोई पवन, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। तो कहता है कि जब कोई पवन क्या है उत्तरी गोलार्ध मतलब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती तो अपने दाईं ओर मिल जाती है, और जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में आती है तो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। ये कहा जाता है फेरल के नियम अनुसार, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉरियोलिस बल कार्य करता है और साथ ही साथ अत्यधिक निम्न दाब का क्षेत्र होता है। तो अब देखिए दोस्तों, जो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वह क्यों बनता है, यहाँ पर ध्यान समझिए। जैसे पहले आपको तो दिशा पता होगा, बहुत सारे बच्चों को तो दिशा ही नहीं पता होता है, पता नहीं क्या, लेकिन हमारे बच्चों को सबको पता है। इसे पूर्व दिशा कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इसे पश्चिम दिशा कहते हैं, फिर इसे उत्तर दिशा कहते हैं, और इसे दक्षिण दिशा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण दिशा कहते हैं। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर कोई इधर से आ रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, आप केंद्र में हैं, ठीक है, आप यहाँ पर हैं, याद रखिएगा आप यहाँ पर हैं, तो जब यहाँ से देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा उत्तर की ओर से आ रहा है। इधर से कोई आएगा, कहेंगे अच्छा पूरब की ओर से आ रहा है। इधर से कोई आ रहा है ऐसे, तो आप कहेंगे दक्षिण से आ रहा है। इधर से जब कोई आएगा तो आप कहेंगे अच्छा पश्चिम से आ रहा है, ठीक है। ये बातें आप समझ गए होंगे। फिर इधर क्या होता है दोस्तों, आपका उत्तर पूर्व होता है, याद रखिएगा। रीजनिंग तो आपने पढ़ी होगी, नहीं बचपन से तो पढ़ते आ रहे होंगे। ये आपका दक्षिण पूर्व होता है, ये आपका उत्तर पश्चिम होता है, ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिम। और ये होता है क्या बात है, ये होता है दक्षिण पश्चिम, और ये होता है आपका उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ठीक। तो ये आपकी दिशा है। ये क्या है दोस्तों? आपकी दिशा है। अब इतना आपने समझा। अब यहाँ देखिए क्या बनता है, बहुत शानदारी से और बहुत सावधानी से इसको समझना है। देखिए दोस्तों, इतना आसान भी नहीं है और ना इतना कठिन भी नहीं है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से, जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप देखते हैं तो मैं वादा के साथ, जो मैंने आपसे वादा किया है कि आपको एक भी टेंशन नहीं होगा, हर चीज़ जियोग्राफी में समझ में आएगा, तो एकदम 100% आएगा मेरे भाई, उसमें तो रोक चिन्ह है ये नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही आपने ये मैप देख रहे होंगे, ठीक है, आपको ये मैप दिख रहा होगा, तो ये आपका विषुवत रेखा है, ठीक है। ये क्या है? विषुवत रेखा है। ये आपके भारत के ऊपर से ऐसे एक रेखा जाती है जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। जैसे कि 23.5 डिग्री, ठीक है ना दोस्तों, नॉर्थ पे है, 23.5 डिग्री उत्तर में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर्क रेखा है, इसको नोट कर लीजिएगा, कर्क रेखा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कर्क रेखा, ये आपका नहीं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा क्या होता है? सबसे बड़ी बात यहाँ से समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर ऐसे सूर्य का टेम्परेचर पड़ता है, मतलब सूर्य ऐसे प्रकाश पड़ा भाई, सूर्य का प्रकाश, मतलब यहाँ पर फोकस डाला, इस पूरे क्षेत्र में डालता है, यही नहीं तो भारत की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर मतलब सूर्य का पड़ा तेजी से, तो इस पर क्या हुआ दोस्तों? टेम्परेचर हाई हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया? हाई हो गया। प्रेशर कम हो गया, मतलब इस समस्त क्षेत्रों में टेम्परेचर हाई हुआ, प्रेशर कम हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ, प्रेशर कम हुआ, ठीक है। टेम्परेचर हाई हुआ, प्रेशर कम हुआ, मतलब इधर सभी जगह। तो इधर एक ITCZ होता है जो ऐसे चला जाता है, ठीक है ना दोस्तों, तिब्बत के पार्ट से नहीं, यहाँ तिब्बत के पार्ट से ले लो, यहाँ पर ऐसे बनता है, ठीक है। तो ITCZ यहाँ पहुँच जाता है, ITCZ, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन, ठीक है। तो एक उष्णकता का क्षेत्र इधर विकसित हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, ठीक है, अब ध्यान से देखते रहिएगा। तो जाहिर सी बात है, ये तो टेम्परेचर हाई हो गया। इधर आपका जो हिंद महासागर में इधर मेडागास्कर है, ठीक है, इधर मेडागास्कर है,
तो मेडागास्कर के पास में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वह कम होता है और प्रेशर हाई होता है इस वाले क्षेत्र में। इधर टेम्परेचर कम प्रेशर हाई, टेम्परेचर कम प्रेशर हाई, इस वाले क्षेत्र में पूरा टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हमने आपको क्या बताया था, पवनें जो चलती हैं, पवनें जो चलती हैं वह निम्न दाब से, ठीक है ना दोस्तों, अच्छा निम्न दाब से नहीं, याद रखने वाली बातें हैं। पवनें जो चलती हैं वह अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती हैं, कम दाब की ओर प्रवाहित होती हैं, या फिर कम तापमान से अधिक तापमान की ओर, कम दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। ये कितनी शानदार बातें हैं। अब देखिए, जब यहाँ से पवनें ऐसे उठी दोस्तों और विषुवत रेखा को जैसे ही पास की, ठीक है, तो अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी ऐसे, और जब दाईं ओर मुड़ेंगी तो भारत का सबसे ये वाला राज्य कौन सा है भाई, सबसे पहले राज्य यही है, केरल। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, पहली बात तो जान लीजिए, इधर से पवनें आ रही हैं तो कहने का मतलब, अगर यहाँ पर आप कहानी, ये उत्तर वाला पार्ट है, ये पूर्व वाला पार्ट है, ये पश्चिम वाला पार्ट, सॉरी ये दक्षिण वाला पार्ट है, ये पश्चिम वाला है, तो ये उत्तर पश्चिमी नहीं है। उत्तर पश्चिमी ही क्या ये उत्तर पश्चिमी है क्या, नहीं, ये दक्षिणी पश्चिमी है। क्या है, दक्षिणी पश्चिमी है। इसीलिए इसको कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और ये सबसे पहले केरल राज्य में ही प्रवेश करता है, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, केरल राज्य में सबसे पहले आगमन होता है मानसून का। नहीं, ठीक है, तो इसको अच्छे से बना लीजिए, इसको समझ लीजिए अपने हिसाब से, नहीं फिर अभी अलग अलग भागों में हम इसे वितरित करते हैं। तो प्लीज़ 1 मिनट लगेगा, इसको बढ़िया से नहीं आप खिंचाइए जल्दी से, ठीक है। आगे तो बना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बना है, लेकिन हमें यहाँ से जो हम बनाए हैं ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। फेरल के नियम को समझते जाइएगा दोस्तों। अगर आप फेरल के नियम को नहीं समझेंगे तो आप एकदम सोच लीजिए, खुद कहेंगे कि हाँ यार गलती हो गई, ठीक है। तो गलती नहीं करना है, आपको ये चीज़ें नोट होना चाहिए। अगर आप गलती करेंगे तो गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक, चलिए आइए देखिए दोस्तों, तो यहाँ तक हो गया था ना, अत्यधिक वर्षा होती है। अब देखिए मैपिंग से देख लेते हैं दोस्तों, पहले ये लिख लीजिए। देखिए मानसून का जो प्रारंभ होता है, मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से होता है, कोई बात नहीं दोस्तों। मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। अगर मानसून पहले आ जाता है या समय पे आता है तो दोस्तों कृषि के लिए अच्छा माना जाता है कि कृषि अच्छी होगी। भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, ठीक है। क्यों उष्णकटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि यह उष्ण की ओर से ज़्यादा आती है ना दोस्तों, उष्ण वाले क्षेत्र से, इसीलिए उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। पता है आपको, याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है, जो भारत में ही है दोस्तों। 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वार्षिक यहाँ होती है, याद रखिएगा। नहीं, जबकि वर्षा ये काहे से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अच्छा, वर्षा होने का कारण क्या है दोस्तों, तो गारो खासी
और जैंतिया, ठीक है, और जो जैंतिया पर्वत श्रेणी है, जैंतिया पर्वत श्रृंखला, पर्वत नहीं है, पहाड़ी है, पर्वत नहीं, पहाड़ियाँ, ठीक है। तो दोस्तों गारो खासी जैंतिया, अब देखिए इनका कारण क्या है दोस्तों, ये जो तीनों पहाड़ियाँ हैं यह आपकी जो इनकी ऊंचाई है वो कीप प्रकार की है। कैसे है? कीप प्रकार, ऐसे आप देख रहे होंगे, ऐसे जो है जैसे ही मानसून ऐसे जाता है दोस्तों ये रोक लेती हैं, बाहर जाने ही नहीं देती कि ऐसे अगर होता तो मानसून ऐसे निकल जाता, लेकिन ऐसे है कि प्रकार के तो मानसून को रोक करके मोड़ देती हैं, अंदर की तरफ जाने ही नहीं देती हैं, इसीलिए ऐसी स्थिति बनती है, ठीक है। इसके कारण ही मासिनराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि यहीं पर पहले एक स्थल था चेरापूंजी, ठीक है, क्या? चेरापूंजी, और ये चेरापूंजी में पहले सर्वाधिक वर्षा होती थी, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। जबकि सबसे कम वर्षा जो है भारत के लेह में होती है, जबकि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत के लेह में होती है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, बढ़िया से याद रखिए। अब देखिए भारत में जो औसतन वर्षा होती है, एक याद रखिएगा, औसतन वर्षा कितना होती है भाई? औसतन वर्षा, तो औसतन वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर से लेकर के 125 सेंटीमीटर के मध्य, जो माना जाता है भारत में एक फैक्ट्स डाटा 118 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होती है। कितना औसतन वार्षिक वर्षा होती है? भारत के लेह में सबसे कम वर्षा होती है। कितनी भारत के लेह में सबसे कम वर्षा होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, नहीं कहने का मतलब, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, भारत के लेह में कम से कम वर्षा जो होती है वो 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर के बीच में होती है। 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर के क्या होती है दोस्तों? बीच में होती है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हो, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। लेकिन फिर दूसरा कौन सा स्थान है जहाँ कम वर्षा होती है? तो एक है जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर है। ये राजस्थान के पार्ट में पड़ता है दोस्तों, जहाँ पर भारत का सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पर भी सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पर भी क्या होता है? सबसे कम वर्षा होती है। तो इस तरह आपने देखा कि ये सारी चीज़ें हैं। लेह कहाँ है भाई? तो ये देखिए जो लेह है आपका, लेह आपका लद्दाख की राजधानी है। अभी जो आपका लद्दाख अलग हो गया है वह वहाँ पर है, तो लेह की राजधानी, लेह जो है वह लद्दाख की राजधानी है। जब से जैसलमेर कहाँ पर है? तो जैसलमेर यहाँ पर है राजस्थान में, याद रखिएगा। मासिनराम मेघालय जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वह यहाँ पर है भाई। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसका कारण भी जो न समझ में आए वो समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से सारी बातें हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से सारी चीज़ें हर एक पार्ट्स पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आगे देखिए यहाँ पर जैसे कि मानसून कहाँ कहाँ पर कब कब किस किस समय में पहुँचता है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो जैसे यह हमारा क्या होता है, 1 जून को केरल में एंट्री करता है। कभी कभी प्रश्न लाइव में आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब समय बदल रहा है, संख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। अब प्रश्न तो यहीं से आएंगे ना, कहीं से तो भर कर लाएगा नहीं भाई। जितना पार्ट है सिलेबस है वहीं से लाएगा। तो मान लीजिए तोड़ मुड़ेर के एक प्रश्न बनाए तो क्या बना सकता है कि जैसे 1 जून को आपको केरल में नहीं मानसून प्रवेश करता है, तो केरल के साथ साथ और कौन राज्यों में करता है? तो केरल है आपका, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी पहुंचता है, और मेघालय से, जी हाँ दोस्तों, असम मणिपुर होते हुए अराकान योमा पर्वत श्रेणी से टकरा करके फिर बंगाल की खाड़ी में आ जाता है। बात समझ रहे हैं ना? और फिर यह ऐसे दिशा बनाता है। लेकिन बस इतने याद रखो अभी, बस
तो यहाँ हो गया। फिर आपका 5 जून को कहाँ पहुँचता है? 5 जून को आपको कर्नाटक के गोवा के नीचे से पहुँचता है, तेलंगाना होते हुए छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल पहुँच करके सिक्किम वाले पार्ट में पहुँचता है। फिर इधर से आपका 10 जून को यहाँ पर हो जाता है। तो कहने का मतलब आपके उत्तर प्रदेश में कब मानसून पहुँचता है? तो लगभग 10 जून के आसपास पहुँचता है। आपने देखा होगा अगर समय से मानसून आ जाए तो अपने उत्तर प्रदेश में 10 जून से 15 जून के बीच में वर्षा हो जाती है। चाहे एक ही बार वर्षा हो, थोड़े बहुत वर्षा हो, लेकिन होगी जरूर। लेकिन फिर 15 जून तक क्या होता है दोस्तों, भारत के नहीं जो आपका अब पार्ट किधर पड़ता है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप उत्तर प्रदेश में किस पार्ट में हैं। कहीं पर आप याद रखिएगा दोस्तों, बलिया की तरफ तो नहीं है, ठीक है, मऊ की तरफ तो नहीं है, और आपका नहीं जो एक आजमगढ़ का पार्ट तो नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। फिर आपका नहीं इधर गोरखपुर का पार्ट तो नहीं है। अगर आप इस वाले पार्ट में है श्रावस्तीहन की तरफ तो जल्दी वर्षा पा जाएंगे। बनारस की तरफ है थोड़ा देर में, इलाहाबाद में है तो और थोड़ा देर में, और अगर लखनऊ श्रावस्ती अयोध्या की तरफ है तो और थोड़े देर में वर्षा मिलेगी आपको। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। फिर 1 जुलाई को क्या होता है दोस्तों, मानसून आपका यहाँ पहुँचता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में क्या हो जाती है दोस्तों, वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको बढ़िया से इसको मैप बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इससे अच्छा नहीं। अब देखिए दोस्तों इस पार्ट में क्या है, हमारा हिमालय है। इस पार्ट में क्या है, हमारा हिमालय है। तो हिमालय का काम करता है पता है आपको, हिमालय इस मानसून को आगे जाने ही नहीं देता है, ठीक है। कहता है रुको, कहाँ जा रहे हो भाई, अवरोधक का काम करता है ना। जैसे क्या होता है, आप बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हो, एक बैग दीवार आ जाएगी का दीवार चीर के निकल जाओगे का, ठीक है। यहाँ शक्ति तो भाई नहीं आपके पास कि इधर से गायब हुए उधर निकल गए, ठीक है। मूवी कहानी तो चल नहीं रही है, तब आपको दिशा बदल करके तो जाने पड़ेगा ना। तो उसी तरह यह भी हिमालय रोक लेता है। तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कुछ जल्दी जल्दी थोड़ा सा। शरद ऋतु है। शरद ऋतु क्या होती है दोस्तों, स्प्रिंग बोलते हैं, देख लीजिए मतलब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। ये अभी जब आपका क्या हुआ था दोस्तों, सी टेट का पेपर हुआ था और एक टेट का पेपर हुआ। तो सी टेट का जब एग्जाम हुआ तो सी टेट में डायरेक्ट इसका इंग्लिश नाम आया। बाप रे, लोग तो चकराने लगते हैं ना दोस्तों जब मिलाने का आता है या समय पूछा जाता है। तो वहाँ पर शरद ऋतु का समय पूछ लिया, ठीक है। तो समय आपको 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में होता है, ठीक है। 21 मार्च से क्या होता है दोस्तों, 23 सितंबर के बीच का समय आपका नहीं शरद ऋतु का होता है का। अरे बाप रे, नहीं ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है, ये अच्छा नहीं है जी। नहीं दोस्तों मैं कभी नहीं मानूंगा नहीं ऐसा, समय गड़बड़ है यहाँ पर। सितंबर से आपका नहीं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कहने का मतलब ये सितंबर से दिसंबर के बीच का शरद ऋतु होता है। यहाँ मिसप्रिंट हुई है, कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ है। ये देखिए आपका नहीं जो शरद ऋतु है वह 15 सितंबर से 15 दिसंबर, यार वहाँ मिसप्रिंट हो गई है। छापने वाले को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दिया हमने, नहीं गड़बड़ा जाता। अभी आप लोग भी कहते अरे सर क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सितंबर से दिसंबर है, 15 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में है, ठीक है। याद रखिएगा ये शरद ऋतु का टाइम होता है। इस समय आपको पता होना चाहिए ना तो गर्मी होती है ज़्यादा ना तो सर्दी होती है, मतलब उष्णता का कारण बनता रहता है। क्या उष्णता, सितंबर हन में देखे होंगे घमस मतलब उष्ण रखता रहता है, बॉडी से पसीना जल्दी सूख भी नहीं पाता है, अजीब अजीब की तरह की नहीं। जी हाँ दोस्तों, सब मौसम होता है। और यही दिसंबर से अब जैसे ही सितंबर अक्टूबर उतरेगा आपके यहाँ क्या होगा, ठंडी का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। नवंबर दिसंबर, ठीक है, ये पूरा ठंडी 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच मेन ठंडी पड़ती है, ठीक है। शरद ऋतु को लौटते हुए मानसून मौसम कहते हैं। लौटते हुए मानसून मौसम कहते हैं, क्यों कहते हैं दोस्तों, जो मौसम यहाँ पर मतलब मानसून था अब वह क्या होगा नहीं, जब टेम्परेचर आपका नहीं, जैसे यह पृथ्वी है,
ये क्या है दोस्तों, आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये विषुवत रेखा है। जब सूर्य आपका क्या होने लगेगा, दक्षिणायर्ध होने लगेगा, तो यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब फिर इधर से पवनें इधर की ओर गति करने लगेंगी ना, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ से गई थी पहले अब वही वापस आएंगी, तो इसी को तो लौटती हुई मानसून कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, लौटती हुई मानसून कहते हैं। और जब लौटती हुई मानसून यहाँ पर आती हैं तो जो ये कोरोमंडल का तट है, ये जो कोरोमंडल का तट है आपको पता होना चाहिए, कोरोमंडल का तट है ये वाला पार्ट, और ये आपका सरकार वाला तट का पार्ट है। ठीक है, ये आपका मालाबार तट वाला पार्ट है, ये दक्कन के क्षेत्र का पठार सह्याद्री का है। ठीक है, तो ये कोरोमंडल के तट में विशेष करके वर्षा कराता है और ये वर्षा आपके, जी हाँ दोस्तों, कुछ ही राज्यों में विशेष करके तमिलनाडु में सर्वाधिक, बाकी उड़ीसा में भी कुछ होता है, कुछ आंध्र प्रदेश में भी होता है और साथ ही साथ आप कहानी, ठीक है, केरल के कुछ पार्ट्स में हो जाए तो बड़ी बात है। लौटती हुई मानसून उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में वर्षा कराती, मेन तमिलनाडु, लेकिन सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में ही होती है और वो भी कोरोमंडल में नहीं। ठीक है, वो भी कोरोमंडल में होती है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा देख लीजिए दोस्तों, हमने आपको बताया था जब कोई पवन स्थल से सागर की ओर प्रवाहित होगी तो कभी जिंदगी में वर्षा नहीं कराएगी। क्यों नहीं कराएगी? क्योंकि आपको पता हो रहा चाहिए यहाँ से तो धूल कर बालू पाएगी ना, तो पानी वाष्पन कहाँ है, तो वर्षा कैसा। लेकिन जब कोई पवन सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होने लगे, किधर, सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होने लगती है, तो वह वर्षा कराती है, तो वह वर्षा कराती है। तो यही कारण है। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा माहौल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा माहौल बन रहा है। तो इस तरह आप यहाँ से देख लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या गजब की बातें हैं, देखने जाइएगा। जैसे ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये सागर का पार्ट थोड़ा सा अंदर घुस गया है, बंगाल की खाड़ी का पार्ट अंदर घुस गया है। जैसे मतलब जैसे ये मानसून इधर आ रहा है लौटती हुई, इसको उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। ठीक है, क्या, उत्तर पूर्वी मानसून, क्योंकि उत्तर पूर्वी से आ रहा है। तो जैसे इस पे आया, अब जल पाया, ऐसे ही स्थल में प्रवेश किया, बारिश कराया। बात समझ गया ना, इसीलिए वर्षा इस क्षेत्र में हो रही है, इधर इसीलिए नहीं हो रही है। कारण यही है कि दोस्तों जल ही नहीं पा रही है पवन, तो यही कारण है। ये पवन किसके कारण, व्यापारिक पवन के कारण यह वर्षा होती है। ठीक है, लास्ट देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा लौटती हुई मानसून का स्ट्रक्चर है ये, लास्ट थोड़ा सा देखेंगे जल्दी से। अक्टूबर में दिसंबर के मध्य में भारत के तटीय क्षेत्र में कुछ चक्रवात आते हैं और भारत ही नहीं अलग अलग स्थानों पर भी आते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका लिखा है फिलीपींस, फिलीपींस में जो गोबी है या फिर दोस्तों आपका नहीं बोगी है। ठीक है, वेगी या बोगी करके आता है। ठीक है, फिर चाइना में आपका टाइफून नामक चक्रवात आता है। चाइना में क्या है, टाइफून नहीं होता है, टाइफून होता है। क्या होता है, टाइफून होता है। जापान और कीनिया, उत्तर कोरिया है, जैसे जापान, उत्तर कोरिया, इन सब देशों में आपका टाइफू आता है। और मैक्सिको में आपका हरिकेन और ऑस्ट्रेलिया में विली विली आता है, ये कई बार है। देखिए दोस्तों, सबसे कम तीव्रता वाले चक्रवात को डेनिस कहा जाता है, नोट कर लीजिए, क्या कहा जाता है, डेनिस कहा जाता है। सबसे अधिक तीव्रता वाले चक्रवात को क्या कहा जाता है, रीटा कहा जाता है या बिल्मा या फिर कैटरीना कहा जाता है। ये कैटरीना कैफ नहीं है, याद रखना, कैटरीना नाम है सिर्फ। मिसिसिपी नदी, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी नदी है जहाँ पर चक्रवात आते हैं, तो इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ लास्ट पॉइंट देखिए, इसको समझ लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। शीत ऋतु में क्या होता है दोस्तों, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के लंबवत चमकता है। जब क्या है, जैसे ये पृथ्वी है, ये आपकी विषुवत रेखा, ये मकर रेखा है, यहाँ पर अगर सूर्य लंबवत चमक रहा है और आप यहाँ पर है तो सूर्य का प्रकाश नहीं पाएंगे, तो ठंडी में तो जिएंगे ही ना मेरे भाई। इसीलिए तो कारण यही तो है, जब आपके पास ऊष्मा ही बराबर नहीं आएगी तो आपको ऊष्मा नहीं आएगी तो एकदम मुरझुरियाए रहेंगे, तो उसी तरह मौसम भी बनेगा भाई ठंडा ठंडा वाला। कारण तो यही है ना, तो इसीलिए है, जब खाओ पियोगे नहीं तो दिक्कत तो आएगी ना। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के लंबवत चमकता है, इस कारण
इस दिन सबसे छोटा दिन होता है। कहाँ की दृष्टि से? भारत की दृष्टि से। भारत में सबसे छोटा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 14 जनवरी तक यह स्थिति बनी रहती है। सूर्य मकर रेखा के आसपास चमकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में जैसे पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है ना दोस्तों, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन समस्त क्षेत्रों में क्या होती है? वर्षा होती है। इस वर्षा को धन वर्षा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो रबी की फसल जैसे गेहूं, मटर, सरसों, अलसी, चना इत्यादि क्या होते हैं? यंग अवस्था में होते हैं, जवानी पे होते हैं, तो जबरदस्त क्या होता है दोस्तों? वर्षा भी कराते हैं। ठीक है, वर्षा भी कराते हैं, तो इसको मिल जाता है, तो याद रखिएगा पश्चिमी भारत में। और इसका कारण क्या है? उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जो क्या होता है? पवन उत्तर पश्चिमी भारत से नहीं पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। यही कारण भूमध्य सागर में क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, और भारत के शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के वर्षा होती है। ठीक है, भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी तो इसी समय आते हैं। याद रखना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यही मेन चक्रवात आते तो अप्रैल से ही है, लेकिन यहाँ मेन जो चक्रवात आते हैं वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच ही आते हैं। क्यों? क्योंकि सागर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस अभी पहुंचता है, यही कारण है। यह वर्षा रबी के फसल के लिए लाभदायक होती है। राजस्थान में वर्षा मावाट कहते हैं इस वर्षा को। शीत ऋतु में भारत के पूर्वी तटों में वर्षा का कारण व्यापारिक पवनें हैं। ठीक है ना दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो औसतन वर्षा होती है वह मात्र 3% ही होती है। देखिए, अब शानदार बातों को समझते हैं। एक हमने विश्व का मैप लिया था, यहाँ पर ये बातों को आपको जानना चाहिए। ये विश्व का मैप है। देखिए दोस्तों, जो आप कहानी यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, इसको थोड़ा समझिएगा। भूमध्य सागर को रूम सागर भी कहा जाता है, बंद सागर भी कहा जाता है, कमरा सागर भी कहा जाता है। स्थलीय सीमा से सर्वाधिक घिरा हुआ भी सागर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं दोस्तों। जब आपका दिसंबर होता है ना, तो दोस्तों दिसंबर के समय में ये है मकर रेखा, यहाँ पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है। तो हमने कहा भाई क्या स्थल देर से नहीं, स्थल जल्द गर्म होता है, जल्द ठंडा होता है। तो और जल जो होता है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो जो जल वाला पार्ट है यहाँ पर, जब सूर्य क्या हुआ है, कर्क रेखा के लंबवत जून में और जुलाई में चमक रहा था दोस्तों, तो जून में जब चमका था तो यहाँ का तापमान धीरे 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 गर्म होता रहा, लेकिन उतना नहीं गर्म हो पाया। अब इधर जब सूर्य आ गया तो धीरे धीरे यह जल का पार्ट गर्म हो गया। क्यों गर्म हो गया? पहले तो तापमान के कारण हुआ, दूसरा क्या हुआ, इसके बाजू में लगे देश, जब बाजू में लगे हुए देश हैं तो हर देश की कुछ जनसंख्या है, उस जनसंख्या का कुछ ना भार होगा, साथ ही साथ वह कुछ वस्तुओं का निर्माण करेगी, उसका भार होगा। तो जितना भार बढ़ेगा मतलब दाब बढ़ेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों ताप अपने आप बढ़ेगा। इसीलिए जब अपने कमरे में कभी क्या होता है, ज्यादा वस्तु रख लेते हो ना, सामान रख लेते हो ना, देखे होंगे कमरे में गर्मी उत्पन्न हो जाती है। कारण यही है दोस्त, यहां से समझो। तो यहां पर फिर पछुआ पवन का प्रभाव बनता है, चक्रवात के निर्माण होते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, और यह जब तेजी से इधर आता है तो यह वर्षा कराता है इन समस्त देशों में। आपका उसमें भारत भी है। इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर, चाहे पीसीएस में आए, चाहे आपके यूपीएसआई में, चाहे आईएएस में, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा काम था वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो ये था दोस्तों आज का पूरा सेशन। हर तरह की बातों से हमने आपको रूबरू करा दिया। लौटती हुई मानसून आपके सामने है दोस्तों, इस तरह जैसे लौटती हुई मानसून है, तो आपको देख लीजिए ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपने पूरा का पूरा पार्ट ये पूरा अच्छे से समझा, ठीक है। तो आज हमें यहीं पर दे दीजिए इजाज़त, फिर हम लोग आपसे रूबरू होंगे अगली क्लास में। दोस्तों अगर कोई भी चीज़ें आपको समझ में ना आई हो
तो फिर हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। हमारे जो हेल्प लाइन पे बैठे हुए भाई लोग हैं, प्रदीप जी, देवेश जी या इत्यादि जो भी बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, उनसे बोलिएगा कि भीम सर से बात करवाइए, थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आया है, हम आपके सामने रूबरू होंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अपना स्नेह प्यार हम पर बनाए रखिए। स्टडी 91 हमेशा आपके लिए सकारात्मक कार्य करता है और इसी सकारात्मकता के साथ आज हमें दीजिए यहीं पर विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।